हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी क्रैक करना, नीट क्रैक करना। तो ये समय ऐसा चल रहा है, बहुत ही क्रुशियल टाइम चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद नीट और जेई के एग्जाम होने वाले हैं। तो उन समय में इस समय को कैसे बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ अर्पण सर हैं, जो कि जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनके पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे आज आईआईटी और अच्छी अच्छी जगह एमबीबीएस कॉलेज में हैं। तो आज अर्पण सर हमें गाइड करेंगे कि कैसे हमें इस समय को बहुत अच्छा यूज करके अच्छी रैंक ला सकते हैं। सो वेलकम अर्पण सर। थैंक यू विवेक सर। सो सबसे पहला जो अर्पण सर मैं पूछना चाहूंगा ये समय, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं, सितंबर है, आई थिंक जनवरी में भी एग्जाम है और एक और उसके कुछ महीने बाद फिर एक एग्जाम है। तो इस समय को स्टूडेंट कैसे यूज करे जो अच्छी रैंक ला सकता है, क्या क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहली बात तो जेई मेंस का एग्जाम जनवरी में फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट जेई मेंस वन की तैयारी कर रहा है तो अभी के टाइम पर उसका जो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो इट्स ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हुए हैं। तो अभी आपका जितना भी सिलेबस बचा हुआ है पहले उसको कवर करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मिड ऑफ अक्टूबर के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवीजन और रेगुलर रिवीजन चाहिए। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को अक्सर तंग करती है। ये इसका रूल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को परेशान करती है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि उसका रूल यही है कि अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो पीछे भूलते जाओगे। तो आपको किसी भी तरीके से दिन में 2 घंटे ऐसे रखने हैं जिसमें आप अपना पीछे का सिलेबस रिवाइज करोगे। बाकी क्या करोगे, बाकी टाइम पे आपको आगे चल के पढ़ना है, आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जेई इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और खासकर इस टाइम पे बहुत ज्यादा पीक टाइम है। अभी अगर किसी ने बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर करा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है जनवरी वाले एग्जाम में। तो इट्स बेटर कि अभी से तैयारी एकदम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब वो टाइम है जब किसी को भी एकदम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी है। और अगर कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है, मान लीजिए कोई जीरो से शुरू कर रहा है, तो उसका क्या टारगेट होना चाहिए कि उसे जेई मेंस वन की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे करके टू की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अप्रैल में होगा वो, आपके पास टाइम मिलेगा। आप जनवरी तक अपना सिलेबस पढ़िए पहले पूरा। एक बार सिलेबस हो जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करेंगे। बट उस एक्सटेंट पर नहीं करेंगे, आपको थोड़े कम करने को टाइम मिले, क्योंकि आपके पास प्रेशर होगा कि चैप्टर्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ह्यूज, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तीनों चीजें मिलके। तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना होगा। जनवरी से कॉन्सेप्ट रिवीजन और फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल जरूरी है करना। तब आप अप्रैल वाले को टारगेट कर पाएंगे। और इसके लिए जो एक खास तरीका है वो ये है कि जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ, हर बैच में ये बात बोलता हूँ कि रिवीजन शीट जरूर बनाइए। रिवीजन शीट क्या है? लेट सपोज कि हम लोग बात करें पहला चैप्टर केमिस्ट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी को पता है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल है मतलब फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिए, उन फॉर्मूलों को 1 से 2 पेज के अंदर अंदर पूरा पूरा एक जगह पर कलेक्ट कर लीजिए। उसका फायदा कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ उस शीट को उठाइए, उस शीट को रिवाइज कीजिए और उसको उठा करके बस जाइए एग्जाम में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आज जब आप नवंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस फॉर्मूला शीट को उठाइए, उसको रिवाइज कीजिए और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी पूरी। एक अर्पण जी, कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो जेई की तैयारी कर रहा है। तो उसके पास एक जो समस्या थी ना, कि वो टाइम मैनेजमेंट, मतलब उसका ये था कि मैं टाइम कैसे किस सब्जेक्ट को कितनी कितनी देर तक पढूं। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज का एग्जाम करो तो जो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे बच्चा सॉल्व करे? विवेक, टाइम मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। जैसे मान लो कि मैं और आप स्टूडेंट हैं। यस। मुझे पता है कि मेरा मैथ्स वीक है, आपको पता है कि आपका फिजिक्स वीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैथ्स पे ज्यादा टाइम दूंगा, आप फिजिक्स पे ज्यादा टाइम देंगे।
ठीक है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उसको हम थोड़ा सा अभी के लिए रोक सकते हैं इन द सेंस कम कर सकते हैं। जैसे 4 घंटे अगर दे रहे हैं तो उसको हम 1.5 घंटा देंगे एक दिन में। लेकिन जो मेरा वीक पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, अगर मुझे जेई मीन्स निकालना है तो मुझे मैथ्स में नंबर लाने ही होंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब जब जेई मेंस का पेपर देखेंगे ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे फिजिक्स आते होंगे, सारे केमिस्ट्री आते होंगे, आपको मैथ्स का सारा लेना ही पड़ेगा। तो फिर अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अपना आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मॉडरेट सब्जेक्ट है वो, और जो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग साइड है उस पे आपको थोड़ा सा भी आप 15-20 दिन के लिए आप थोड़ा सा लूज कर सकते हो। यानी कि 15 लूज करने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, बुक रख दी साइड में पड़ी है, नहीं। कम पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है बस। ये होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, हम लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और वो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पर सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम कम है। तो क्या ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना जरूरी होता है क्या? हाँ मतलब अगर विवेक हम लोग टॉपिक्स की बात करें या सब्जेक्ट्स की बात करें तो पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ता है। बट आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आप क्या करो कि जो जेई मीन्स के पीवाईक्यूज हैं, एक बार उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करके तुम्हें ये क्वेश्चन? पता चलेगा। एग्जैक्टली वेटेज देखो कहाँ से कितना है। जब आप वेटेज देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कम क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुश्किल से दो पूछा गया है। तो वहां पर आप थोड़ा सा ढिलाई छोड़ सकते हो। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक पॉइंट है। जेई कभी भी अपना पैटर्न बदल सकती है। पैटर्न एज इन, मान लो पिछले साल एक चैप्टर से एक आया था, इस साल उस चैप्टर से 3 आ गए, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो तो यानी कि ये है कि आप जितना ज्यादा अपना पेपर को एनालाइज करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी एक एक्चुअल में मैं एक कैंडिडेट है उसको जानता हूँ जो बहुत मेहनत करता है। बट अभी वो आज सुबह ही उसका एग्जाम उसके कोचिंग में सेंटर में हुआ होगा तो वो दे करके आया। तो वो उसमें बहुत सारे कठिन क्वेश्चन आए। वो काफी सारे क्वेश्चन, मतलब ये कह सकते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बच्चा वो कर पाया। ठीक है, वो नहीं कर पाया तो वो एक डिमोटिवेशन सा उसके अंदर आ गया। तो इस डिमोटिवेशन को, हालांकि टेस्ट है, अभी तो वो टेस्ट है किसी कोचिंग का, तो इस डिमोटिवेशन को बच्चा कैसे हैंडल करे? हाँ अक्सर ये होता है कि जब बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हैं तो अगर मार्क्स कम आ जाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये बात सच है। तो मोटिवेट होने का तरीका फिर ये रहेगा कि आप उस पेपर को घर लेकर के आइए, एनालाइज करो उस पेपर को कि कहाँ पर ऐसा क्या था जो तुमसे नहीं हुआ, और फिर अपने वीक पॉइंट्स को मार्क करो। अगले टेस्ट में जब तुम जाओगे तो फिर ये समझोगे कि जो तुमने वीक पॉइंट पे काम किया है वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। अगर तुमने अगले टेस्ट में, हमेशा अपनी क्लास में ये बात बोलता हूं कि मान लो कि तुम्हारे पिछले पेपर में 25 क्वेश्चन सही थे पूरे पेपर में, अगले वाले पेपर में अगर तुम्हारा 26 भी सही है तो अपने लिए ताली बजा लो। क्योंकि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। भले ही एक क्वेश्चन सही बट प्रोग्रेस है। और फिर वो किसी दिन ऐसा भी होगा कि वो जो एक सही था वो एक से बढ़ के 10 हो जाएगा। रखिए। और जिस दिन वो 10 हो जाएगा उस दिन आप हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे, आप अपने आप तैयारी करने लगोगे। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, पेपर को घर लाइए, एनालाइज कीजिए, आप देखिए आपसे गलती कहाँ हो रही है। किसी भी स्टूडेंट की जो सबसे बढ़िया बात होती है वो ये होती है कि वो एनालाइज कर पाता है कि मेरी गलती क्या है। जब आदमी को अपनी गलती पता चल जाती है तो वो उस पर काम करता है बहुत। तो हाँ, ये इस तरीका है। आपने लगभग तो सब बता दिया। मैं एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बच्चे ने ये भी बोला कि मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है, और जो करने बैठा वो आधे में फंस गया, जिससे मैं कई सारे तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मतलब एक प्रकार से ये कह हाँ सकते हैं कि टाइम की जो बाउंडेशन थी 3 आवर, उसमें मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। तो उसको कैसे सर हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सर, अगर बच्चा जेई का है तो अक्सर जेई में बच्चे क्या करते हैं, पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं। जी। तो बच्चों को पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर फिजिक्स की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद लास्ट में मैथ्स उठाना चाहिए। क्योंकि देखो मैथ्स का है थोड़ा सा टफनेस रहती है। तो पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो भी आपका स्ट्रांग पोर्शन हो वो कीजिए,
यानी कि तीनों सब्जेक्ट में जो आपका बेस्ट है पहले वो करो। अक्सर लोगों का मैथ्स में थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए मैंने मैथ्स का नाम लास्ट में लिया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपका अच्छा है पहले उसको करो, उसके बाद आप आओ। और कभी भी क्वेश्चन करते टाइम अगर आप क्वेश्चंस में फंस जाओ तो आपको रुकना नहीं है, आप उसको छोड़ो, आगे चलो। वापस जब आप देखोगे तो आप दोबारा आके उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, तब हो जाएगा आपसे। क्योंकि कई बार हमारा दिमाग उतना क्लिक नहीं करता है कि पहली बार में देखते ही हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है भाई बाद में देखेंगे आके। और अगर नीट की बात करें तो नीट में बच्चे क्या करते हैं, पहले बायोलॉजी करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो बड़ा है, 90 क्वेश्चंस का पोर्शन है। और बायो वालों बच्चों की ऑब्वियसली बायो अच्छी होती है, तो वो 90 जो क्वेश्चन होते हैं वो स्कोरिंग बहुत होते हैं, और उसके बाद वो उठाते हैं केमिस्ट्री, लास्ट में उठाते हैं फिजिक्स। ये एक ट्रेंड है जो ऑब्जर्व करा गया है स्टूडेंट्स की जो दिमाग है, जो साइकी है उससे, कि पहले बायो करते हैं फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो थैंक यू अर्पण सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन को दिया। थैंक यू।